हाँ जी बच्चों, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? एक्चुअली मुझे मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और मुझसे मुझे उसको आज थोड़ा बाहर लेके जाना है। ये तबीयत खराब है तो मूड ऑफ है, तो कहीं बाहर लेके जाना है, अच्छा पति बनना है। और साथ ही साथ आपके एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं जल्दी थोड़ा जिम से आ गया और आते संग ही बैठ गया। टी शर्ट चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला कि पहले आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ। इसीलिए आज ये रिकॉर्डेड में है। तो आज एक दिन मैनेज कर लेना, जिससे अपनी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, अपनी क्लास भी हो जाए और सबका काम भी हो जाए। Yet again, I'm trying one more day to make everyone happy. चलो, हाँ जी। आज हमारी क्लास है केस स्टडी की। तो एज फार एज आई रिमेम्बर, ये लास्ट केस स्टडी हम लोगों ने किया था। ये टैल्कम पाउडर वाला खत्म कर लिया था, XYZ वाला खत्म कर लिया था, शांतम गुप्ता दिवाली परचेस वाला खत्म कर दिया था, आदि सर वाला लास्ट किया था। अच्छा, एन इनविटेशन टू अ ऑफर इज सेम एज स्पेसिफिक ऑफर। क्या इनविटेशन टू एन ऑफर स्पेसिफिक ऑफर जैसा होता है? द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर ऑफर होता ही नहीं है। इट्स एन इनवाइट, इट्स नॉट एन ऑफर। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये लाइव लेना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जो इसको मैं लाइव में लेना चाहता हूं आपके साथ। ठीक है, तो इसको मैं लाइव लिख के इसको साइड में रखूंगा। 10 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एस परचेस्ड अ ड्रेस फ्रॉम अ रेप्यूटेड शोरूम एंड मेड द पेमेंट इन कैश। पूरा पैसा दे दिया गया है। ठीक है, पूरा पैसा दे दिया गया है। द ड्रेस शी परचेस्ड रिक्वायर्ड सम ऑल्टरेशन, उसमें कुछ ऑल्टरेशन की जरूरत थी। द शॉपकीपर अश्योर्ड एस दैट इट वुड टेक जस्ट 1 day to get the dress altered. It was agreed that once the dress was altered, the shopkeeper would inform S through phone and she would collect the dress. बोला कि भैया मैं, अब देखो ध्यान से नोटिस करो, उसने सामने वाले को बोला है, मतलब जो सेलर है उसने बायर को बोला है कि मैं आपको सामने से इन्फॉर्म करूंगा, उसके बाद आप कलेक्ट करने के लिए आना। नेक्स्ट डे बाय इवनिंग द ड्रेस वॉज ऑल्टर्ड। अगले दिन इवनिंग तक ड्रेस ऑल्टर हो चुकी है। एंड केप्ट रेडी टू बी डिलीवर्ड टू एस, और उसको रेडी करा लिया डिलीवरी करने के लिए मिस्टर एस को। द शॉपकीपर हाउएवर फॉरगॉट टू इन्फॉर्म एस, लेकिन उसने इन्फॉर्म नहीं किया। अब माइंड यू, बायर ने आपको कुछ करने के लिए बोला था, जो चीज आपने नहीं की है और जिसके लिए शॉपकीपर ने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है। इन द मीन टाइम अ शॉर्ट सर्किट ऑकर्ड नियर द डिलीवरी काउंटर ऑफ द शॉप and some packets ready for delivery caught fire. After waiting for 10 days, when S went to collect the dress, she was informed that she came late and her dress was burnt in fire. उसको बोल रहा है कि दीदी आपको आने में देर हो गई दीदी, और आपकी ड्रेस ना दीदी आग में जल गई दीदी। S then asked for refund of money. S ने बोला भाई पैसा वापस कर दो, what she has paid. The shopkeeper refused by saying that the dress was kept ready the very next day of purchase and the loss due to fire was after a week. अब शॉपकीपर बोल रहा है मैं क्यों दूं, मैंने जैसे बोला था कि मैं ड्रेस रेडी करा दूंगा, तो मैंने वेरी नेक्स्ट डे को तो ड्रेस रेडी करा दी। ठीक है, आप लेने नहीं आई और आग लग गई तो जल गया। अब दीदी का कहना यह है कि तुमने तो बोला था कि तुम फोन करके इन्फॉर्म करोगी, क्योंकि तुमने फोन नहीं किया इसलिए मैं नहीं आई। हाँ, तो देखो वो बगल में बोलता है ही रिफ्यूज टू बेयर द लाइबिलिटी बाय सेइंग दैट एस, अगर एस ने टाइम पर ड्रेस कलेक्ट कर ली होती अगले दिन आके, इट वुड हैव नॉट बीन बर्न्ड। एस इंसिस्टेड दैट शी वॉज वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम द शॉप and thus entitled to claim the refund of cost of dress.
Examine with reference to the provision of the Sale of Goods Act whether the shopkeeper is liable for the refund of dress. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में दो तरह से आंसर बनते हैं। एक, यहां पर आप कंडीशन नंबर 4 का 2 और 4 का 3 लगा लीजिए, ठीक है, कि ये एक अग्रीमेंट टू सेल था जो इस कंडीशन पर डिपेंडेंट था कि आप ड्रेस को कंप्लीट करोगे और जो सेलर है वो बायर को इन्फॉर्म कर देगा, उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप इसमें सेक्शन नंबर 21, सेक्शन नंबर 20 और सेक्शन नंबर 8 लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों स्पेसिफिक गुड्स पर लगते हैं। और यहां अगर आप देखो तो एक अग्रीमेंट हुआ था स्पेसिफिक गुड्स के लिए, वो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होते तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती। 21 में वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे, क्यों? क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में वो तब माने जाएंगे एज पर सेक्शन 21 अगर बायर ने कुछ करने के लिए बोला है, तो बायर जब उसको कंप्लीट कर देता है उसके बाद ही गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में माने जाते हैं। तो चाहे आप 42 एंड 43 लगा दें, चाहे आप 20, 21 या 8 लगा दें, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आईसीआई भी इस बात में अग्री करता है, ठीक है। क्योंकि सर देखो, जब अब मुझे कैसे पता चला स्पेसिफिक गुड्स है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला ना कि एक ड्रेस दी थी, ठीक है, और वो जो पर्टिकुलर ड्रेस है, ठीक है, वो ड्रेस डिलीवरी के लिए रेडी है, ठीक है, वो ड्रेस डिलीवरी के लिए रेडी। और क्योंकि वो स्पेसिफिक ड्रेस थी हमने चुनी है, तभी तो वो डिलीवरी के लिए रेडी हुई है, वरना कोई एरे गैरे की ड्रेस होती तो थोड़ी ना डिलीवरी के लिए रेडी हो जाती, ठीक है। और कोई सी भी ड्रेस तो है नहीं, मेरी स्पेसिफिक ड्रेस है, ठीक है। तो एग्जामिन विद रेफरेंस टू द, मम्मी ये राजू का फोन आया, उससे बात करो, हमने उसको 10:30 बजे तक यहाँ बोला है। ये सेकंड पे है। बोलो भैया अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात करता हूँ तुमसे 10:30 तक नीचे आइए, ठीक है। तो यहां पर ये तीन सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, 8, 20 या 21। क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स का है इसलिए 8, 20 या 21 लग रहा है और एक अग्रीमेंट हुआ है। आप ऑल्टरनेटिवली 4.2 और 4.3 भी यूज कर सकते हो कि अग्रीमेंट हुआ है और अग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि उसने इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए वॉइड हो गया है और पैसा वापस देना होगा। दोनों केस में कंक्लूजन सेम ही लगेगा, गलती शॉपकीपर की है और उसको पूरा ड्रेस का पैसा वापस करना पड़ेगा क्योंकि उसने इन्फॉर्म नहीं किया। बाहर है। ठीक है, आइए, चल अब इसको पहले ब्लैक कर लेते हैं वरना रिकॉर्डिंग में जो बैठे हुए हमारे बालक लोग हैं वो अंधे हो जाएंगे। क्या हो रहा है सर, दिख नहीं रहा। हमारे बच्चे भी गजब है। अभी वो वीडियो आया, जो बात है, पहले उनको चेकिंग से प्रॉब्लम थी, अब चेकिंग रिलेटेड एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बैठने की बात है, तो खुश होना चाहिए, चेकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो अब उनको रिजर्वेशन का दिक्कत होने लगा। अरे कैसे होगा भाई सीए कोर्स में रिजर्वेशन, यहाँ कोई सीट वाला हिसाब ही नहीं है, समझता ही नहीं है कोई बात। कभी कभी हमको लगता है बच्चों से बात करना और उनको बात समझाना दीवार में सर फोड़ने बराबर, कि भैंस से बात कर रहे हैं, भैंस भी एक बार बात को समझ जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, 20 रेड विथ सेक्शन 21 of the Sales of Goods Act 1930,
where an agreement is entered for the sale of specific goods and the goods are destroyed before the sale contract is affected, बिफोर द सेल कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड, मतलब इससे पहले हम लोगों ने सेल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बिफोर द सेल कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड, विदाउट द फॉल्ट ऑफ द सेलर, द अग्रीमेंट इज void, द अग्रीमेंट इज void ड्यू टू impossibility, ड्यू टू impossibility। ठीक है, फिर आप एक सेंटेंस लिखोगे सेक्शन 20 का, वेयर इन केस ऑफ specific goods, the goods are in deliverable state, the goods are in deliverable state, the ownership is transferred, the ownership is transferred, however, लेकिन however, where the buyer requires the seller to perform an act to bring the goods in deliverable state, to bring the goods in deliverable state, कि बायर को कुछ ऐसा करना है, ठीक है, बायर ने सेलर को कुछ ऐसा करने बोला है, टू ब्रिंग द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, देन द गुड्स shall be in deliverable state when buyer does, when seller पेज का ओरिएंटेशन ही चेंज कर दूंगा, where seller does such an act and buyer has notice of it, has notice of it, कि जब सेलर ऐसा कोई काम करता है और बायर को इसकी नोटिस है, कि बायर को इसके बारे में पता चला है, तो अगर आप पूछोगे तो ये पहला वाला पोर्शन सेक्शन नंबर 8 है, ये लाइन सेक्शन नंबर 20 है, और यहां से यहां 21 है, ये हिस्सा है पूरे के पूरे का। इसका ओरिएंटेशन ही चेंज कर देता हूं, नेक्स्ट वाले का करता हूं। अरे पेज ऐड करो, इसको बना देता हूँ करंट टेम्पलेट लैंडस्केप से पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट A4, अप्लाई, अब सही है, अब सही है। अच्छा, अब लॉ हो गया, अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस।
ठीक है, फैक्ट्स में क्या लिखेंगे? अब यहां पर लड़की का नाम लड़के का नाम देख लेता हूं मैं फटाफट। एस है परचेज द ड्रेस, इन्फॉर्म इन 1 day, बट कॉल करेंगे तब आना। एस हैज विजिटेड द शोरूम आफ्टर 10 days to collect her dress, only to know that the same has been destroyed due to fire. The shopkeeper denies any refund, stating that she failed to collect the dress on time, when in fact, when in fact, she was to collect the dress, she was to collect the dress only after a call was made by the shopkeeper। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जिस अटेम्प्ट में आया था 7 नंबर का आया था, ठीक है। तो ये इनका कहना है। अब आया सर कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में हमको पूछा रिफंड मिलेगा कि नहीं, यही पूछा है ना। Examine with reference to the provisions of the Sale of Goods Act whether shopkeeper will be liable to refund the cost of the dress to S। एक बार देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है ना, सब पता चला एक बार बकड़ बकड़ करना, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ। सभी हो चुका है मेरे साथ, 1 घंटा का लेक्चर, घंटा भर बोल लिया, उसके बाद देखे रिकॉर्डिंग ही प्लेस नहीं की। मिस एस कैन रिकवर द इंटायर कॉस्ट ऑफ द ड्रेस since failure on part of the shopkeeper to inform her did not result in transfer of ownership as deliverable state of goods was not achieved, as deliverable state of goods was not achieved, ठीक है, as deliverable state of goods were not achieved. So S can recover the entire cost of the dress since the failure on the part of the shopkeeper to inform her did not result in the transfer of ownership as the deliverable state of goods was not achieved. Done. थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, 7 नंबर का है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, फॉल्स। म्यूचुअल एजेंसी इज। मिस्टर एस वॉज गोइंग थ्रू सिवियर फाइनेंशियल हार्डशिप, मतलब नुकसान हो रहा था बहुत ज्यादा। हिज वाइफ सजेस्टेड टू टेक अ गोल्ड लोन, बीवी ने बोला कि पति गोल्ड लोन ले लो, तुम्हारे पास जितनी भी मुसीबतें हैं मेरे अलावा छोड़ो, गोल्ड लोन ले लो।
ठीक है, his wife take a gold loan. On 15th January 2025, he pledged his wife's jewelry worth 30 lakh with one of his friend, Mr. R, and took a loan of 25 lakhs. उसने भैया अपनी बीवी की 25 लाख की ज्वेलरी गिरवी रख दी, मतलब सॉरी 25 लाख की ज्वेलरी नहीं रखी, 30 लाख की ज्वेलरी गिरवी रखी और उसके बदले में 25 लाख का लोन ले लिया। ठीक है, ज्वेलरी के बदले लोन ले लिया, ठीक है, सिंपल ट्रांजैक्शन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ले ही सकते हैं। On 17th January 2025, he sold total jewelry of 28 lakhs. आप समझो मेरी बात को, अब इसने क्या किया, अब जो ये वहां से लेके आया, ठीक है, वो ज्वेलरी इसने बेच दी। ऑन 17th जनवरी, 2 दिन बाद, ही सोल्ड टोटल ज्वेलरी फॉर 28 लाख टू आरएल ज्वेलर्स प्रीतमपुरा। अब मतलब देखो भाई ने किया क्या है, एक जगह ज्वेलरी गिरवी रख के दूसरी जगह ज्वेलरी चला दी है बेचने के लिए। मतलब एक तो बेचारा वो दोस्त होके एक तो ज्वेलरी दिया, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, वो वाला सिनारियो हो गया। एक तो भाई ने दोस्त होने के नाते पैसा दे दिया, अब उसने ज्वेलरी उसको ना डिलीवर करके 2 दिन बाद जाके किसी और को बेच दी, नीचता देख लो। ठीक है, नेक्स्ट, द ज्वेलर परचेस्ड इट इन गुड फेथ। अब ज्वेलर ने उसको परचेस कर लिया गुड फेथ में, विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट द ज्वेलरी वॉज ऑलरेडी प्लेज्ड। अब उसको ये बात पता ही नहीं है कि ये ज्वेलरी ऑलरेडी किसी के पास प्लेज की हुई है, उसको पता ही नहीं है। आफ्टर ऑल दिस, मिस्टर एड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंसॉल्वेंट। इसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। व्हेन आर केम टू नो अबाउट दिस, ही फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट आरएल ज्वेलर्स। ठीक है, तो जब आर को इसके बारे में पता चला तो आर ने आरएल ज्वेलर पर केस कर दिया, जिसको इसने 28 लाख में ज्वेलरी बेची थी। बट आरएल ज्वेलर बोल रहा है मेरे को तो इसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं है इसके बारे में। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, व्हाट इज द रेमेडियल एक्शन अवेलेबल टू आर। आर इस केस में क्या कर सकता है, व्हाट इज द रेमेडियल एक्शन अवेलेबल, मतलब आर यहां से अपने आप को बचाने के लिए बाबू क्या कर सकता है। अब आप देखो एक चीज यहां पर, पहले ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनारियो समझो क्या हुआ है, एक आदमी जिसने अपना सामान एक आदमी के पास गिरवी रखा, ठीक है, वो आदमी ये सामान जाके दूसरे को बेच आया है। तो जो पहला वाला आदमी है जिसके पास उसने ये गिरवी रखा है, वो इस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, व्हाट इज द रेमेडियल एक्शन अवेलेबल टू आर। आर इस केस में क्या कर सकता है, ठीक है, क्या आर का आरएल ज्वेलर्स के साथ कोई रिकवरी पॉसिबल है, कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं, बेचारे की कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये आईसीआई का क्वेश्चन बड़ा तगड़ा आया। तगड़ा क्वेश्चन क्यों आया समझो, ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन था ना जिसका ना मतलब आपको पहली बार पढ़ोगे तो आपको यही लगेगा कि भैया आर की कोई ना कोई मदद तो कर देनी चाहिए, है, उसने तो भाई इंसाफ से ही दिया, लेकिन तुम उसकी मदद करोगे कैसे। बीच में जो ये एस बैठा हुआ है ये तो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर किया हुआ है, तो इससे तो तुम 1 रुपया रिकवर कर नहीं सकते, और वो भी बेचारा गुड फेथ में किया हुआ है। तो यही में आदमी आके फंस जाता है, ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। ठीक है, तो अब इसमें प्रोविजन कौन कौन सा लगता है, देखो एक तो, ठीक है, बच्चा बोलता है इसमें आप ट्रांसफर बाय टाइटल बाय नॉन ओनर्स लगा दीजिए। ठीक है, देखो सर, अगर आप ट्रांसफर बाय टाइटल ऑफ नॉन ओनर्स लगाओगे तो उसका एक सेक्शन है 30 सबसेक्शन 1, ठीक है, कि सेलर के पास सामान रखा हुआ और उसने किसी और को ये प्लेज कर दी। बट वो इस केस में लग नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि आप यहां पर बात समझो, आपने सामान किसी और के पास प्लेज किया,
तो यहां पर सबसे सेफ क्या होगा पता है? वारंटी एज टू एनकम्बरेंस लगाओ, ठीक है, वारंटी एज टू एनकम्बरेंस लगाओ, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, ठीक है। और इसके ऑल्टरनेटिव में, मतलब वही बात है कि अगर ये नहीं तो क्या लगा सकते हैं, तो तुम 30 सबसेक्शन 1 भी लगा सकते हो, गुड फेथ वाला, क्योंकि दोनों ने एक्चुअली में उसको गुड फेथ के अंदर ही लिया। तो दोनों में से एक लिखना, दोनों लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, या तो 30 सबसेक्शन 1 लगा देना, ठीक है, कि सेलर के पास सामान है और सेलर उसको दे रहा है। अब तुम बोलोगे सर 30 सबसेक्शन 1 तो सेल के बारे में डील करता है। 30 सबसेक्शन 1 की लास्ट लाइन खोल के देखना, उसमें प्लेज के बारे में भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चन में नीचे सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लिखते ना, तो मैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन लगाने वाला था इसमें। मैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन लगा देता इसमें, अगर नीचे वाला सेल वाली बात ना लिखी होती तो, क्योंकि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। लेकिन क्योंकि सोगा लिखा हुआ है, वी विल स्टिक विथ सोगा ओनली, ठीक है। तो 30 सबसेक्शन 1। एक सेकंड, please don't worry about the level of papers being easy or difficult. The level of papers are not going to change. You relax. क्या हुआ आपको? भाई को लेवल ऑफ पेपर की टेंशन होगी। भाई का फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट से अभी निकला नहीं है, उसको लेवल ऑफ पेपर इन सीए फाइनल से टेंशन हो रही है। एक से बढ़कर एक है हमारे बच्चे। सोना के जी, ये तक चांदी हीरा लेके निकलो तो भी ऐसे ना मिले। आइए, क्वेश्चन नंबर 11। वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस लॉ, ये वही वाला आया। अरे यार ये फिर हमने चेंज कैसे हो गया भाई, ये फिर से लैंडस्केप कैसे हो गया? बीमार है, चैन नहीं है, खुद से चलना है, एआई बनना है। चुपचाप इंसान बन के नहीं रह सकते, एआई बनना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14C of the Sales of Goods Act 1930, ठीक है, there is an implied warranty, there is an implied warranty that the goods shall be free from encumbrance in favor of any third party। एनकम्बरेंस का मतलब होता है डिफिकल्टी या चार्ज या हक इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, विच इज नॉट डिक्लेयर्ड, जो आपने बताया नहीं है, नॉट डिक्लेयर्ड और नोन टू द बायर
not declare or known to the buyer before or at the time the contract is entered into. At or at the time when the contract is entered into. ये है सेक्शन 14C. ये है लॉ बेसिकली. फैक्ट तो अब लिख लोगे. कंक्लूजन में चलता हूं मैं. फैक्ट तो लिख लोगे. What is the remedy available to Mr. R? R क्या कर सकता है? R can ask. R can ask Mr. S. Mr. S. Mr. R can ask Mr. S to clear the loan taken from सॉरी. मैं सॉरी एक सेकंड. मैंने उल्टा पढ़ लिया. मेरे को लगा आर ने एस से लोन लिया. व्हाट कैन मिस्टर आर डू? मिस्टर आर कैन रिकवर. मिस्टर आर can recover the amount of loan from the estate. एस्टेट क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है ना. एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी. द एस्टेट ऑफ मिस्टर एस बट he shall have no valid title. He shall have no valid title on the goods. On the goods sold by Mr. S to RL ज्वेलर्स. क्यों सर? आरएल ज्वेलर्स के अंदर क्यों? अरे भाई उसकी क्या गलती, उसने भी तो गुड फेथ में खरीदा है. सिंस आरएल ज्वेलर्स had purchased it in good faith, had purchased it in good faith, shall get a valid title, shall get a valid title as per section 30 subsection 1. क्योंकि उसमें लिखा है ना वैलिड टाइटल मिल जाएगा आपको, तो वैलिड टाइटल मिल जाएगा. मैं कुछ चला गया. हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. ताज होटल. अच्छा ये मेरा बनाया हुआ कोई सवाल है, ठीक है. ये मेरा बनाया हुआ सवाल है. द ताज होटल. अरे द ताज होटल इज अंडर गोइंग रेनोवेशन. वहां रेनोवेशन हो रहा है. अभी वो अटैक हुआ था ना उसके बाद. फॉर विच दे ऑर्डर्ड कारपेट फ्रॉम इटली. अरे इडली नहीं बे, इटली. इडली इडली सांबर डोसा वो नहीं. इटली. इटली से इन्होंने कारपेट मंगाया. वो इडली सांबर डोसा वो नहीं. इटली दूसरी जगह है ये. वहां से इन्होंने कारपेट मंगाए. ठीक है. अब इन्होंने जो कारपेट मंगाए हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने बोला है द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड दैट द कारपेट टू बी लेड इन द होटल. कि सिर्फ कारपेट लाओगे नहीं गुरु, कारपेट लाने के बाद कारपेट को होटल में लगाओगे. ठीक है. क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्राइसी हैं, महंगे हैं,
द अंडरवर्ल्ड वॉज इंटरेस्टेड टू एंगेज इन अ थेफ्ट। मतलब आप बात समझो, पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगा? जब वो कारपेट आएंगे और कारपेट बिछ जाएंगे। ठीक है। द ट्रक कैरिंग द कारपेट वॉज रॉब्ड ऑन इट्स वे टू द होटल। मनी हाइस्ट हो गया उसका, कारपेट हाइस्ट। Now the seller in Italy claims that since the ownership is transferred on payment, Taj Hotel shall incur the loss. अब इटली वाला बोल रहा है कि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई जैसे ही पेमेंट हुई थी, तो जो ताज होटल है वो लॉस को इंकर करेगा। ताज वाला बोल रहा है कैसे भाई? फिर से सेम, 4 का 2, 4 का 3, और इस बार और 20, 22, 21 नहीं, क्योंकि यहां पर पेमेंट की बात आई है। जब अब याद रखना, 21 और 22 में कैसे डिसाइड करोगे? अगर पैसा देना बाकी है, ठीक है, तो फिर 21 लगाना। ठीक है। अगर पैसा, अगर सॉरी सॉरी अगर पैसा दे दिया है तो 21 लगाना, क्योंकि पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड। कुछ और करना बाकी है अदर देन पेमेंट, प्राइस डिसाइड करने के लिए। जब पैसा देना भी बाकी है, वो बोल रहा है ना, पहले आके कारपेट ले करोगे, तब ओनरशिप ट्रांसफर्ड होगी, तब पेमेंट करेंगे, तब 22 लगाना। मतलब अगर प्राइस से रिलेटेड कोई भी बात दी है कि ये पर्टिकुलर काम करना है, उसके बाद प्राइस ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ऐसा कुछ दिया है, देन 22 लगाना। अगर प्राइस से रिलेटेड कोई बात नहीं दी, कोई दूसरी बात दी है, पेमेंट पहले ही हो चुकी है, जैसे ड्रेस में, ड्रेस वाले क्वेश्चन में पेमेंट पहले ही हो चुकी थी, सिर्फ ऑल्टरेशन रिलेटेड बात थी, ऑल्टरेशन का प्राइस पेमेंट से कोई रिलेशन नहीं था। यहां पर कारपेट लगेगा, उसके बाद पेमेंट होगी, तब ओनरशिप ट्रांसफर हो। ठीक है। तो इटली वाले का कहना है कि हमने कारपेट आपके पास डिलीवर कर दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, अब पेमेंट करो आप। और ताज होटल का लॉस है ये। हमसे पूछा जा रहा है किसका लॉस है, हम बोलेंगे या तो हम 4-2 और 4-3 लिखेंगे, या ऑप्शन के 20 या 22। क्यों? कारपेट इटली से आ रहे थे, जो स्पेसिफिकली इस चीज के लिए आ रहे थे, एंड दे वर वेरी प्राइसी, सो दीज आर स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट में होना था। डिलीवरेबल स्टेट में क्यों नहीं है? बिकॉज समथिंग इज येट टू बी डन टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ विच द सेलर हैज टू डू एंड बायर हैज टू हैव नोटिस ऑफ इट। वो हुआ नहीं है अभी तक, इसलिए यहां पर डिलीवरेबल स्टेट आया ही नहीं। और उसके पहले गुड्स का नुकसान हो गया, तो लॉस कौन बेयर करेगा? लॉस विल बी बेयर बाय द सेलर हिमसेल्फ। ठीक है। अगर इसके हिसाब से लिखोगे तो भी सेम है। 4-2 4-3 अग्रीमेंट की कंडीशन ये थी कि आपको कारपेट ले करना है, ले हुआ ही नहीं कारपेट, तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन ही नहीं पाया, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द सेलर। एज सिंपल एज दैट। दोनों में कंक्लूजन सेम निकल के आएगा। आइए, फिर से लैंडस्केप हो गई, एकदम लीचड़ है। पिटाई करना पड़ेगा आईपैड को, पट पट करके मारेंगे इसको। हेलो। जो भी बात करनी है मैसेज करिएगा क्लास में। चलिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोलता है सर ये? सबसे पहले लॉ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20
read with section 21 of the सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इतनी बार बोला है कॉल मत करना, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल of specific goods, the ownership is transferred when the goods are in deliverable state, where the goods are in deliverable state। ठीक है, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर। हाउएवर, where the seller is bound to measure, test, weigh, or perform any act, to determine the price of the goods, the goods shall be in deliverable state, be in deliverable state। Once such act is performed, and once such act is performed and the seller and the buyer has notice of it, the buyer has notice of it। अगर इसमें दिया होता ना, द पेमेंट हैज बीन मेड प्रायर, ओ ओ सॉरी, मैंने 22 लिखा है और 21 लिख दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पर इसमें लिखा होता ना, दैट नोटिस हैज बीन मेड प्रायर, पेमेंट हैज बीन मेड प्रायर, और किसी और चीज से रिलेटेड होता तो हम 21 देते। पर क्योंकि नोटिस पेमेंट से ही रिलेटेड है कि भैया इसको लगा दिया तभी ओनरशिप ट्रांसफर मानेंगे, तब उस केस में दैट इज व्हाई आई पुट दिस वन। ठीक है, इसको चार्ज में लगा देते। ओके, ये हुआ। अब भैया आया कंक्लूजन। Now the seller neatly claims that the since ownership is transferred on payment, Taj Hotel shall incur the loss. What is your opinion on the same? The loss shall be incurred by the seller in Italy. The loss shall be incurred by the seller in Italy since the theft
occurred before the carpets। तो भाई तुम्हारा दोस्त मैसेज में बात नहीं कर सकता है, तुमको पता नहीं है क्लास में होते हैं, तुमने फट से उठाया फोन लगा दिया, मैसेज में बात नहीं हो सकती। सिविक सेंस ही नहीं, जीरो सिविक सेंस। द लॉस शैल बी incurred by the seller in Italy since the theft occurred before the carpets were laid, making them zero civic sense, zero civic sense, making them available in deliverable state। आइए, ये हुआ। The loss shall be incurred by the seller in Italy since the theft occurred before the carpets were laid, making them available in deliverable state। अरे 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 परेशान आत्मा, ब्रह्मास्त्र सीरीज यूट्यूब पर चल रही है तो यूट्यूब पर मिलेंगे। प्लस पर कोई टेस्ट नहीं होते, वो ये इस पर होते हैं, क्या बोलते हैं, आइकॉनिक पर। ऑल इंडिया लॉ टेस्ट 22 तारीख को होने वाला है। तुम्हारा मे का अटेम्प्ट है, आप आज नींद से उठी है अर्पिता पांडे जी। और अगर मे का अटेम्प्ट है और आप आज नींद से उठी हैं, तो अब आप एक काम करिए, सो जाइए, सितंबर में उठिएगा। हाँ बोलो, मैसेज करने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आज का लेक्चर आप मैनेज कर लोगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपको करवा दिया, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या? वेयर देर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द एलएलपी, एब्सोल्युटली ट्रू, देर इज नो लिमिट। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मिस्टर एस विजिट्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, आस्क्स फॉर अ लैपटॉप सुटेबल फॉर हाई एंड ग्राफिक डिजाइन वर्क। ठीक है, द सेल्समैन रेकमेंड्स अ स्पेसिफिक मॉडल अश्योरिंग हर दैट इट विल मीट हर नीड्स, कि भैया ये तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट रहेगा। रिलाइंग ऑन दिस एडवाइस, Miss S purchases the laptop. However, after using it, she realizes that the laptop lacks the necessary processing power and the graphic capabilities of her। मैं चाहूं तो 1 मिनट में आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन अगर मैंने आपको हर बार सेक्शन सामने से बता दिया तो आपको आदत लग जाएगी। आप इसका आंसर खुद सोचो कौन सा सेक्शन लगेगा, मैं कोई गेस भी नहीं दूंगा, कोई हिंट भी नहीं दूंगा। आप डिसाइड करो इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा, और अगर आपने सही डिसाइड कर लिया तो सच में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यू डिसाइड व्हाट सेक्शन विल बी इंप्लीमेंटेड हियर। सोचो क्या लगेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क। ठीक है, इसको ट्राई करके आना। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आज रिकॉर्डेड में चला लेना, कल मिलते हैं फिर आपसे लाइव।